सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार आज का जो टॉपिक है ना, वो हम लोगों के यूपीट्यू, आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और शुरुआत तक मतलब आखिरी ऊपर लेवल तक लेके चलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको शायद डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन का ही जो लेक्चर है उसमें आपको मैंने बुक दिखा दी थी। मैं उसी से ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ और उसी से ही क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है वो किसी और सेट में हो या ऑप्शन जो होते हैं वो आगे पीछे हो, बट जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और मैंने इसमें शायद 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन को आप लोगों को केवल ये 10 क्वेश्चन करने हैं और जितना मैं थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पार्ट बिल्कुल यहाँ रख लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हेडिंग लगा लो इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा जिसको थ्योरी आती है वो आराम से इसको स्किप कर सकता है या इसको देखते चलो, शायद आपको कुछ नया मिल जाए इसमें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, मान लो हमारे पास एक कोई फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब अगर हम इस डिफरेंशिएबल फंक्शन को f डैश x, तो हमको जो आंसर मिलता है वो fx प्लस c मिलता है। यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमें फंक्शन, मान लो हमें डिफरेंशिएशन दिया होता था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते थे तो 2x मिलता था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को जब हम लोग इस 2x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा? वापस से x स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये प्लस c का मतलब क्या है? यहीं से प्लस c का मतलब समझते हैं। प्लस c का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा मुझे? नीचे कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस लगाते हैं क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब देखो, इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? जिससे बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाए। इनडेफिनिट हमको बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी, जैसे जैसे c की वैल्यू डलती जाएगी वैसे वैसे हमको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलती जाएगी। सबसे पहले इसका नाम दिया एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं भाई? डिफरेंशिएशन में तो बिल्कुल फॉर्मूले होते थे, फॉर्मूले से सॉल्व कर देते थे, खत्म हो जाता था काम। बट इंटीग्रेशन में कुछ मेथड्स होते हैं, पर्टिकुलर मेथड होते हैं, वो मेथड हमको याद रखने पड़ते हैं, देन हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग 1 by 1 मेथड सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंटीग्रेशन के बारे में सीख लेते हैं ताकि आप लोगों को फायदा करेगा ये। अब देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन हम लोग, जैसे मान लो हमको किसी भी चीज का एरिया निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है एरिया। ठीक है, अब ये एरिया क्या होता है? इसमें एरिया जो निकलेगा वो अनबाउंडेड रीजन का निकलेगा। अनबाउंडेड में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट में प्लस c जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे c की वैल्यू जलती जाएगी वैसे वैसे हमको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि ये हमारा इनफाइनाइट का एरिया निकालता है। ठीक है, इसी जगह अगर डेफिनिट होता तो डेफिनिट में 2 बाउंड्रीज फिक्स होती हैं, या वो x एक्सिस होगी या y एक्सिस होगी। उनके बीच में, हमारी बाउंड्री के बीच में ही हमको किसी भी कर्व का एरिया निकालना होगा, वो x एक्सिस के बीच में या y एक्सिस के बीच में। अगला चैप्टर इसी का नाम है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, वो भी इसी से ही सॉल्व होता है। पहले हमको इनडेफिनिट सीखना पड़ेगा, देन डेफिनिट, उसके बाद हम लोग एरिया करेंगे। तो इनडेफिनिट आज पहले पढ़ते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बताया हुआ था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आ गए तो इंटीग्रेशन आपके फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का था। इंटीग्रेशन में भी हम लोग पहला फॉर्मूला x टू द पावर n का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो x है
वो dx के साथ चलेगा। अगर यहाँ y होता तो यहाँ dy होता, यानी कि हमारा वेरिएबल के साथ ही चलेगा इंटीग्रेशन, जैसा डिफरेंशिएशन में चलता था। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। हालांकि ये तो अगर जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें प्लस c ना भी लगाएं चलेगा, बट जो लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे वो प्लस c अगर नहीं लगाएंगे तो उनका 1 मार्क्स सीधे उड़ा दिया जाएगा, सीधे 1 मार्क्स उड़ा देते हैं। खैर अब की बात तो अलग है, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना में मार्क्स फ्री मिले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के इतने नंबर आए थे। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, वो अपने अपने इंटेलिजेंट होती, किसी बताना चाहिए। चलो फिर भी इसमें ध्यान दो, प्लस सी जोड़ा हमने इसमें। फिर दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो हमने वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a टू द पावर x का। अब a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x अपॉन log बेस e x प्लस c। ठीक, तीसरा फॉर्मूला e टू द पावर x dx, इसका e टू द पावर x c रहता है। इसको चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम हमेशा e टू द पावर x ही देंगे। ठीक है, इसलिए सबसे खतरनाक यही होता है। अब देखो ये फॉर्मूले पढ़ लिए, अब देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है। अभी फॉर्मूलों की बौछार हो जाएगी इसमें, तो जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। मैं जितना आपको बताऊं वो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर लेना है तो जल्दी से ले लो। ले लिया, चलो देखो चौथा फॉर्मूला साइन x dx। साइन x का होता है cos x d प्लस c, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन लग जाता है, ये ध्यान देना। पांचवा फॉर्मूला cos x dx। अभी इसका मतलब भी पता चल जाएगा ये माइनस साइन क्यों आता है। इसका होता है साइन x प्लस c। देखो cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस साइन x। जब माइनस माइनस कटेगा तो वापस से हमको साइन x चाहिए, तो साइन x प्लस लगाने के लिए हमें यहाँ पे निगेटिव साइन लगाना पड़ा। साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता ही होता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, छठवां फॉर्मूला हो गया तुम्हारा tan x का dx। tan x का होता है माइनस log ऑफ cos x प्लस c। ये माइनस क्यों लगाया हुआ है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो वापस से tan x मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो कुछ लोग ये भी लिखते हैं log ऑफ sec x प्लस c, इसमें पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। इसमें पॉजिटिव साइन इस लगा देते हैं क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमको वापस से tan x मिल जाएगा, लेकिन यहाँ cos x आ रहा है। अब ये ध्यान कैसे रखेंगे कि माइनस साइन और प्लस साइन, देखो जब भी tan x को क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, तो माइनस लगाना है cos x के साथ। देखो cos के साथ हमने माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बताया था जितने c वाले होते हैं उनमें आगे माइनस लगता है। गलत बलत ना निकालना, दिमाग बहुत है ना तुम लोगों के पास। चलो ठीक है, देखो अब देखो क्या करना है हमको, सातवां फॉर्मूला tan x हो गया। अब देखो cot x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस c। ठीक, अब देखो अब मैंने सारे फॉर्मूले आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वो मेरी गूगल क्लासरूम है, मेरी खुद की है, वहीं पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से आप लोग उसका निकाल सकते हैं। और यार याद तो होंगे ही 12th वालों को, यार क्यों फर्जी में दिमाग लगा रहे हो, क्यों समय में बात कर रहे हो। अब हम लोग डायरेक्टली मेथड्स पे आते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे बात तो ये है कि किन तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो यही है कि हमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनसे सॉल्व करना सीखें। उसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास एक ही होता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड होता है, उसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उस पर क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ दिया जाता है और कभी कभी IIT या NDA में पूछ दिया जाता है। ठीक है, UPTO में तो अभी तक नहीं पूछा गया मेरे हिसाब से,
मेरे हिसाब से मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कभी आपको वो उसका क्वेश्चन मिलेगा नहीं। इसका नाम होता है पार्शियली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बाय पार्शियल, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखो। सबसे पहला जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसी पे ही चालू करना है, जो हम लोगों को बेसिक होता है वो चालू करना है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, इस पे वर्क ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर तीसरा आपको बता ही दिया पार्शियली इंटीग्रेशन, ठीक है। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं आइलेट। ये कब यूज होता है, वहां पे तो प्रोडक्ट रूल चल जाता था, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस, यूपीटीयू, एनडीए वाले ही यूज करेंगे, उसके अलावा कोई यूज नहीं करेगा। बोर्ड्स वाले तो उसको खास करके नहीं यूज करेंगे, उनको प्रॉपर प्रोसेस में नंबर चाहिए होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर प्रोसेस करके दिखाना होगा कि ऐसे इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे और बेसिक मेथड्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हालांकि मैं इस पे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। हम लोग डायरेक्टली आएंगे अपने मेथड्स पे, जो बचे हुए मेथड हैं जो मैंने नहीं कराए हुए हैं अपनी क्लासेस में, वो मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से डालो हेडिंग सब्स्टिट्यूशन। पहले तो जो आसान वाले सवाल हैं वो मैं करा चुका हूँ, मैं उनको नहीं कराऊंगा, ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन करके है, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तीसरी हेडिंग लगा लो इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन sin x प्लस, सॉरी चलो इतने ही रहने दो, कैन बी solved by using the formula sin x is equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, ठीक है। और cos x का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 1 minus tan square x by 2। cos x का एक और फॉर्मूला होता है 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus x square tan square x by 2, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है cos x का। sin 2x लिखा होगा, cos 2x लिखा होगा, तो हम लोग यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 tan x upon 1 plus tan square x। cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x upon 1 minus tan square x और 1 minus tan square x upon 1 plus tan square, ठीक है। अब देखो इसी पे ही मैं आपको सब्स्टिट्यूशन लेना बता दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, वो था यूपीटीयू का, देखिए इसी तरह से सॉल्व होगा, इसी से ही सॉल्व होगा। देखो वो सवाल ये था, लिखा है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, सवाल में पूरा नहीं नोट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल डाल के लिखे जा रहा हूँ। 1 अपॉन 2 प्लस cos x dx इज, ठीक है। उसमें तो पूरी परिभाषा लिखी हुई है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस cos x इज, ऑप्शन दिए हुए हैं 1/√3 tan इनवर्स 1/2 tan x प्लस c, जो b वाला है वो 2/√3 tan इनवर्स 1/√3 tan x by 2 प्लस c। देखो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्टली आंसर कैसे लगाएंगे, लेकिन फिर भी पहले आप लोग इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करना चालू करो, और अगर सही है तो 4 मार्क्स हमेशा की तरह से इंक्रीज कर लेना, अदरवाइज डिक्रीज कर लेना। जो तीसरा ऑप्शन है वो माइनस ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस cos x प्लस c,
एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है साइन एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना और अपने मार्क्स जरूर लिख देना नीचे कितने आए मेरे, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। हो गया? देखो सबसे पहली बात तो इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी मैंने जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है, उसका यूज करते हुए देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 1/sin x upon 1/cos x कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको। तो देखो हमें उस तरह का इंटीग्रेशन मिला हुआ है 1/2 प्लस cos x इज, हमें इसी तरह का तो मिला हुआ है। तो हमें जब भी इस तरह के इंटीग्रेशन दिखेंगे तो हम लोग डायरेक्टली उसका यूज करेंगे जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं। तो मैं ऊपर वाली लाइन को रफ कर रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। जिसने कर लिया है वेरी गुड, वीडियो को आगे बढ़ा के दूसरा सॉल्व करना चालू कर देना आप लोग, ठीक है। तो देखो 1/2 प्लस cos x dx कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos x की जगह लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। सिंपल। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 होता है sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी वाला सही होगा। जिसका सही है वो 4 मार्क्स इंक्रीज कर लो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ये 2 प्लस 1 बन गया 3, तो 1 माइनस ये बन गया था sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, समझ में आएगा। देखो करना क्या है, हमको यहाँ पे tan x बाई 2 को क्या करना है? t मानना है, और t मानने को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमने tan स्क्वायर x बाई 2 को माना t। दोनों तरफ क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt बाई dx क्या आएगा यहाँ पे? 2 tan x बाई 2 और tan x बाई 2 का हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बच्चा tan x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 tan x बाई 2 की जगह लिख सकते हैं रूट ऑफ t। अब देखो अब यहाँ तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ करना क्या है? हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, जैसे मान लो हमारे पास क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर में ऐसा तो है नहीं कि किसी की टांग नहीं टूटेगी या किसी का मुंह नहीं फूटेगा। तो जब टांग या मुंह फूटता है तो किसी को हम किसी की जगह पे रखते हैं। तो किसी की जगह पे किसी को रखने को ही सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐसी चीज चुनेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन हमको न्यूमरेटर में दिया होगा, डिनोमिनेटर से ऐसी चीज उठाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमको न्यूमरेटर में दिया होगा। तो यहाँ पे हमें देखो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग tan x बाई 2 को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया tan x बाई 2 इज इक्वल टू t। तो dt बाई dx आया sec स्क्वायर x बाई 2 एंड x बाई 2 का हो गया 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx का वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन
sec स्क्वायर x/2। देखो जब dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर x/2 डालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 शायद ऊपर आएगा, तो 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। अब डायरेक्टली हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, जबकि हमने फार्मूले अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग फार्मूलेज जो हैं लिखेंगे, या फार्मूलेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बता दिया कि मैं फार्मूलेज नहीं दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से फार्मूलेज पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नीचे फार्मूला जो बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो मैं चलो इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे भटक ना जाए, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दूँ। मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ छोड़ दूंगा उसको करने के बाद। ये आएगा तुम्हारे पास sec स्क्वायर x/2 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx की जगह रखेंगे 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। तो ये sec स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 कैंसिल आउट, जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 2 dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसका होता है, को बताओ मुझे भाई। वेट सवाल गलत हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा cos x का वो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। डायरेक्टली आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी था हमारा। ऑप्शन बी जो था वो था 2/√3 tan इनवर्स 1 अपॉन √3 tan x/2। अच्छा, किसी ने गौर किया हो, यूपी2 में देखो इतना आसान सवाल होता है, अगर किसी ने गौर किया हो तो मैंने जो ऊपर हेडिंग लिखाई थी उसी से देखते ही सॉल्व हो रहा था। लिखा था 1 अपॉन 2 प्लस cos x। मैंने पहले ही बता दिया जब इस तरह के फॉर्मूले हो या cos x हो या cos 2x हो तो हम लोगों को डायरेक्टली आंसर जो होगा वो tan x में होगा। तो दो ऑप्शन देखो उसमें डायरेक्टली गलत हो चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी और डी थे वो गलत हो चुके हैं। ठीक है, अब ऊपर के दो में दिक्कत थी, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो कैसे। अच्छा, एक चीज समझो, इसमें cos x है तो tan x तो आ ही नहीं सकता है। क्यों? अगर cos 2x होता तो cos 2x के फॉर्मूले में आता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तभी तो ऊपर tan x बनेगा जाके। लेकिन यहाँ पे tan x/2 आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल cos x है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। डायरेक्टली बी ऑप्शन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी था, सही हो गया। इतना खुड़पेची करने की जरूरत ही नहीं थी। तो डायरेक्टली आपको मैं जो लिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो, यूपी2 का एग्ज़ाम यूँ क्रैक होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूँ, या पहले मैं दूसरा मेथड समझा दूँ, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद। और ये हाँ 2016 में आया हुआ था सवाल, ऐसे वैसे मत लेना, 2016 में आया हुआ था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जा रहे हैं कि कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो है मेथड नंबर 2, मेथड बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे उससे मतलब नहीं। देखो क्या करना है इसमें। जैसे मान लो हमें दिया हो dx अपॉन क्वाड्रेटिक, और या इस तरह से दिया हो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तब क्या करेंगे। इस दो तरह की जब कंडीशन दी होंगी तो हम लोग इसको जब इन दो तरह की फॉर्म दी होंगी तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक जो होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, लेकिन अगर इसके आगे 0 लिखा है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये केवल क्वाड्रेटिक है अगर 0 नहीं है तो। ठीक है, जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक ही कहलाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब देखो इसको तरह से सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो बताएगा कमेंट सेक्शन बताओ। परफेक्ट स्क्वायर का।
पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देन उसके बाद जो फॉर्मूले होते हैं 1/a² + x² dx और dx अपॉन a² - x², तीसरा फार्मूला dx अपॉन √x² - a², चौथा फार्मूला dx अपॉन √a² + x²। और कोई फॉर्मूले होते हैं? 2 फार्मूले और होते हैं यार, a² - x², a² + x², ये हो गया एक फार्मूला, ये रह गया। चलो देख लेना, इस तरह के जो फार्मूले होते हैं वो देख लेना, ठीक है। मैंने फार्मूले की लिस्ट बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेगी तो सबसे पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नाम का कीड़ा क्या होता है, ये हम सीखें। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये मैंने शायद 10th में 10th वालों को पढ़ाया हुआ है, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे सीखो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक दी होगी। अगर क्वाड्रेटिक हमारी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब मेरा ये नहीं कि सारे टर्म इंडिपेंडेंट हों। हमारा जो x² वाला टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर है वेरी गुड है, नहीं है तो हम लोग उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मान लो हमारे पास यही एक इक्वेशन है ax² + bx + c। इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड मार देंगे, या आसान भाषा में कहें कॉमन ले लेंगे, टेकिंग a कॉमन, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x² + bx/a + c/a = 0। ये हमारी इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इस मिडिल टर्म को उठाएंगे। मिडिल टर्म को उठाने के बाद bx/a ये आ गया, इसको हम लोग 2x से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में दी होती, जैसे y² + by/a + c/a इस तरह से दी होती, तो हम लोग यहाँ पे by उठाते हैं अपॉन a इंटू 2y से मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी कि जो हमारा b का x का जो फर्स्ट डिग्री का टर्म है उसका जो वेरिएबल है, उसी वेरिएबल से हम लोग नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर देते हैं। ये x कैंसिल हो जाएगा। फिर उसका क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें? इसमें। तो ये बनेगा b² / 4a²। यहाँ लिखेंगे x² + bx/a + b² / 4a² - b² / 4a² + c/a। गौर से देखो, ये जो लिखा हुआ है वो x + b/2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बना x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको जब कंप्लीट करेंगे तो नीचे आएगा 4a² और ये बनेगा b² + 4ac = 0। ठीक है। अब देखो, अगर हम इस 0 को हटा दें, ठीक है, ये तो खैर 3 दर्ज है फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए है, बट फिर भी देखो इसमें अगर हम लोग क्या करें, ये a² बना, और ये तो एक नंबर है ना, इसको तो हम लोग कुछ भी करके बना सकते हैं, रूट लेके स्क्वायर बना सकते हैं। ये बना x² - a², फॉर्मूला फिट हो गया, उसी से ही सॉल्व करना है। एक तो ये मेथड हुआ, ठीक है। अगर इस तरह की थ्योरी परफेक्ट स्क्वायर बना करेंगे, या डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वैसे इन तरह के सवालों को तो सब लोग परफेक्ट स्क्वायर से ही सॉल्व करेंगे, और एक और फॉर्म होती है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। जैसे मान लो ऊपर भी क्वाड्रेटिक दे दी गई, ऊपर भी क्वाड्रेटिक दे दी गई, या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया, ठीक है, ऊपर अलजेब्रा दे दिया गया, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको a/ कुछ करके जो कुछ भी करते हैं, वो मेथड बकवास है। नंबर 1 का बकवास है, समय की बर्बादी की होती है, और कैलकुलेशन की गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, और इसमें संभावना नहीं होती है। एक बार सीख लो, उसके बाद देखो। जैसे हमारे पास 3x + 5 ये है, और नीचे क्वाड्रेटिक दी हुई है हमारे पास
सॉरी यहाँ पे मैं 6x कर देता हूँ और यहाँ पे जो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये हमारे पास सवाल है। इस तरह का सवाल आ जाए, और ज़्यादातर हमारे जो यूपी बोर्ड हैं क्लास 12 CBSE क्लास 12 उनके में ये पूछा जाता है, तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, हमने पहले ही बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ करेंगे, बकवास की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नीचे सबसे पहले उठाएंगे, क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन करो, कितना आएगा 6x प्लस 5 ऊपर दिया हुआ है। तो क्यों ना डायरेक्टली हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन कर दें। पुट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू t, ठीक है। अब देखो इसका dt बाई dx करो तो कितना आएगा 6x प्लस 5, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 6x प्लस 5, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली 1 अपॉन लॉग x आएगा। तो 1 अपॉन लॉग t की जगह रखेंगे लॉग 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, और बाकी आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे तो हमें बना बनाया मिल गया, कुछ चीज़ें होती है जैसे मान लो यहाँ पे केवल 6x लिखा होगा, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस 5 ऐड करेंगे और माइनस 5 ऐड करेंगे, अपनी तरफ से उसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, ताकि हमारा नीचे का डिफरेंशिएशन बन के ऊपर का डिफरेंशिएशन बन जाए। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आया 6x प्लस 5, इसको तोड़ देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 माइनस ये dx के साथ 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 dx। अब देखो ये मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दो सवाल हो गए, ताकि तोड़ोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे होंगे, चाहेंगे तो मैं आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगी गूगल क्लासरूम की उसमें क्वेश्चन पड़े होंगे, उसको सॉल्व करना। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन बताना, या हमारी नीचे ईमेल चल रही होगी उसमें बता देना, मैं सारे सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल देखता हूँ मैं पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए हैं तो करने की जरूरत भी नहीं है, ये 12th वालों के लिए था। तो आराम से उस तरह के सवाल मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व करना। अब हम लोग कुछ नए सवाल करते हैं। देखो चीज़ें बड़ी आसान हैं, ठीक है, उसको करने की केवल सीखने की चाहत रखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब मैं एक नया मेथड लिख रहा हूँ, उसको समझो। कहीं भी अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है, अगर मान लो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को tan के टर्म में लेके आओ, ठीक है। tan के टर्म में लेके आओगे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर कहीं भी 1 लिखा हो तो 1 को हम लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 को हम लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 1 को कहीं भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराओ तो वही आता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ भी 1 हो, कुछ भी नहीं दिखेगा तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं भी आपको sin x या cos x का मिक्सचर दिख जाए, कैसे sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, इस तरह का मिक्सचर दिख जाए तो हमेशा आप लोग क्या करना, cos x का कॉमन लेना और या cos x से डिवाइड कर देना, बात एक ही होती है, ठीक है। तो cos x को हमेशा कॉमन करेंगे, ठीक है। cos x को कॉमन करने के बाद हमारा अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो इस तरह का सवाल आया हुआ है, वो सवाल देखते हैं और
सीखते हैं, ठीक है। और वो सवाल आपके सामने आ रहा है, जल्दी से उसको पॉज करके करना। सवाल है dx अपॉन 9 + 16 sin स्क्वायर x, ठीक है। जो ऑप्शन है वो है 1/3 tan इनवर्स 3 tan x by 5 प्लस c। जो नेक्स्ट है वो 1/5 tan इनवर्स tan x प्लस 15 प्लस c। एंड थर्ड ऑप्शन है 1/50 tan इनवर्स tan x प्लस 0.5 प्लस c। और लास्ट ऑप्शन है 1/50 tan इनवर्स 5 tan x by 3 प्लस c। 2013 में आया हुआ है। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको और मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सवाल सॉल्व करो। हो गया। अब देखो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो tan x के फॉर्म में आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है? tan x के फॉर्म में आ रहा है। कुछ बुद्धिमान लोग कहेंगे कि हमारा जो सबसे पहला फॉर्म बताया था sin x के फॉर्म में है, तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला फिल दो। गलत हो जाएगा, नहीं होगा। उससे करना क्या है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिसने किया वो सच में दिमागदार है, जिसने नहीं किया वो सीखे, ठीक है, उनकी तरह बनने की। हमें क्या मिल रहा है, या तो 3 मिल रहा है, या 5 मिल रहा है, या 15 मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी ये दोनों, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। कोशिश करो कि इनमें गैस करो कौन सा हो सकता है। गैस करो, वो तो करते रहो, आगे लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करो, dx अपॉन 9 + 16 sin स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है, हमने मान लिया लिखा हुआ है। अब देखो हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, इसीलिए मैंने 1 का यूज़ बताया कि 1 का यूज़ कितना है वहाँ पे। अब sin स्क्वायर x है, अब जरा लगाओ, dx अपॉन 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, मल्टीप्लाई में 9 + 16 sin स्क्वायर x, ठीक। 16 sin स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x बन गया 15 sin स्क्वायर 25 sin स्क्वायर x। और ये बना 9 cos स्क्वायर x प्लस 25 sin स्क्वायर x, इतना बन गया। अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। कैसे? cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दिख रहा है, तो 9 cos स्क्वायर x बाहर ले लो। ये डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते हैं किस फॉर्म से, या tan x का फॉर्मूला लगा दो या कुछ भी कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो dx है, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x वहाँ से बाहर निकालो, cos स्क्वायर x यहाँ से बाहर निकालो, नीचे tan x का फॉर्म बनेगा, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। इसका जो आंसर आएगा वो 3 नंबर है। कैसे सॉल्व करना है, देखो इस यहाँ पे भी तो 1 है, 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखो। sin x और cos x का मिक्सचर है, cos स्क्वायर x यहाँ से बाहर निकालो, cos स्क्वायर x यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ से क्या करो, तो 9 cos स्क्वायर x यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से cos स्क्वायर x बाहर निकालो, तो बाहर बचेगा 1/9 cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 1 + 25/9 tan स्क्वायर x। अब ये 1 + tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पे tan x को t मानो, डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व कर दो, ठीक है, कर सकते हैं। इस 25/9 को लिख सकते हैं 5/3 का, और 5/3 t का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।
आंसर नंबर 3 होगा। जिसका सही है वो 4 मार्क्स बढ़ा ले और 4 मार्क्स कटा दे जिसका गलत है, ईमानदारी से। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो एक और सवाल होता है, वो थोड़ा सा दिमाग का काम है, उसमें है वो सवाल देखने से ही समझ में आएगा क्या करना है। इसी तरह का ये है, देखो ये आया हुआ था 2012 में। सवाल ये है dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस √2 प्लस √2। अब देखो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके ऑप्शन यार मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा इसका। वैसे इसका आंसर है -1/√2 cot x/2 प्लस π/8 प्लस c। इतना आंसर निकाल लेना, अगर सही है तो 4 मार्क्स बढ़ा लेना, अदरवाइज 4 मार्क्स घटा लेना, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो अब हमें इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, करना क्या है। करना कुछ नहीं है, जब भी कभी भी तुमको √2 दिखे या कुछ भी दिखे साइन एक्स कॉस एक्स के साथ, कुछ मत करो, √2 कॉमन ले लो इसमें। देखो सवाल कितनी जल्दी सॉल्व होगा। 1/√2 dx अपॉन ये आया साइन एक्स अपॉन √2 कॉमन लिया था ना हमने, माइनस कॉस एक्स अपॉन √2 प्लस 1, ठीक है। 1/√2 माइनस 1/√2 कॉस एक्स। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है ना। तो देखो 1/√2 dx अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन π/4, सॉरी यहाँ लिख दो कॉस क्योंकि साइन का टर्म है, नहीं साइन एक्स माइनस यहाँ लिख दो साइन π/4 कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 1 रहने दो। ये बना कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। ये आ गया 1/√2 dx अपॉन साइन π/4 माइनस एक्स, नहीं साइन एक्स माइनस π/4 प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास देखो सबसे पहला वाला याद करो, वो आ गया टर्म, डायरेक्टली उसे सॉल्व कर लो। इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1/√2 माइनस 1/√2 cot ऑफ x/2 प्लस π/8 प्लस c, वो आंसर आएगा। तो उस मेथड से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 12th वाले भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो एक सवाल और है, वो चलो छोड़ो, चलो मैं बता देता हूँ। आइलेट अभी नहीं बताया, आइलेट देखो आइलेट क्या होता है। आइलेट का भी फॉर्मूला लगा के उसका सवाल करा देता हूँ, लेकिन उसको देख के ही सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैसे वो भी बताऊँगा, बट थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना। अब ये आइलेट क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन में तो हम लोग प्रोडक्ट रूल जानते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नाम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो हम लोग प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होता है वो हम लोग आइलेट से करते हैं, ठीक है। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग एरिथमेटिक, ठीक है। ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5। जब भी हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए होंगे तो या तो x sin x दिया होगा, x e⁻x दिया होगा, x tan इनवर्स x दिया होगा, या e⁻x tan इनवर्स x दिया होगा। तो हम लोग इसकी मदद से हम लोग पहले फंक्शन को डिसाइड करेंगे कि पहला फंक्शन कौन सा लेना है और दूसरा फंक्शन कौन सा लेना है।
देखो पहले इनवर्स फंक्शन आता है। तो जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का सवाल दिया है, एक तरफ अलजेब्रा दूसरी तरफ इनवर्स, तो सबसे पहले पहला फंक्शन हो जाएगा इनवर्स, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो ऐसा क्यों करते हैं, मान लो हमारे पास लॉगरिथमिक दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है, तो पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल लेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे। अब आइलेट से इस तरह के फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, आइलेट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो देखो। दो फंक्शन इंटीग्रेशन में दिए हुए हैं, वो भी प्रोडक्ट में दिए हुए हैं। हम लोगों ने एक सीखा हुआ है, एक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो फंक्शन में सॉल्व करेंगे वो भी प्रोडक्ट में। आइलेट का यूज़ करने के बाद हमको पहला और दूसरा फंक्शन पता चल गया। तो मान लो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। करना क्या है, पहला फंक्शन छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगाना है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना है, फिर पहले का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है, फिर पूरे का ये लगा हुआ है तो पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है। तो बाद में आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये होता है आइलेट। ठीक है, ये बड़ा सा लगा हुआ है तो बड़ा सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, देन उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ये पहला छोड़ेंगे दूसरा करेंगे, जैसे हम लोग उसमें करते थे, पहला छोड़ते थे दूसरा करते थे, दूसरा छोड़ते थे पहला कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते थे। लेकिन इसमें एंटी डेरिवेटिव है, इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस पे सवाल देखो, बड़ा आसान है, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं बताऊंगा, आधा छोड़ दूंगा, आधा आप लोग करना, आधा मैं कर दूंगा, और फिर इसको ख़त्म करते हैं। देखो सवाल है e⁻x by 2 sin x by 2 plus pi by 4 dx, ये है हमारे पास सवाल। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ये आइलेट का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री देन एक्सपोनेंशियल। तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो साइन x by 2 प्लस पाई बाई 4 छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन किया, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाया, पहले का डिफरेंशिएशन किया, तो ये आया cos x by 2 प्लस पाई बाई 4 और x by 2 का हो जाएगा 1/2। फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x by 2 का e⁻x by 2, और ये आएगा 1/2, तो ऊपर आएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये dx। फिर से देखो ये बन गया हमारे पास cos x by 2 पाई बाई 2, इसमें फिर से एक्सपोनेंशियल लगाएंगे तो ये sin x by 2 और e⁻x by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो आएगा √2 e⁻x by 2 sin x by 2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको एक मेथड और था करने का, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसको हम लोग कैसे करते हैं, जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनको वन बाय वन डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने पे आपको डायरेक्टली फंक्शन मिल जाएगा, तो जब फंक्शन मिल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा था √2 e⁻x by 2 sin x by 2 प्लस c, तो जिसका आंसर सही आता है ये, वो 4 मार्क्स इंक्रीज कर लेना, अदरवाइज डिक्रीज कर लेना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप लोग चाहे जितना लगा लो वो कम है, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी क्लास 12 की RD शर्मा और NCERT कंप्लीट कर लीजिए, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो उसको ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ नया सीखना है या ज़्यादा सीखना है, और आपके छोटे भाई बहन जो 10th में है या 11th में है या 12th में है, और अभी आप लोगों के पास समय है और पढ़ना है, तो आप लोग मेरा पेड कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत कम फीस है, सबके बजट में आ जाएगी, 300 रुपीज़ पर मंथ है, और अगर एनुअली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आप लोगों को थोड़ा सा कम का पड़ेगा, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें बता, उस पर मेरी गूगल फॉर्म का एक लिंक है, उसको भर दीजिएगा ताकि मैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लूँ,
और यार अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।